ज्योग्राफी की इस सीरीज में बात करें दोस्तों, तो पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी कवर कर लिया था। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को कवर करेंगे। इसमें हम 2015 से 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनका यहाँ पर चार्ट दिया गया है। तो ग्राफ में देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी से 15 क्वेश्चन आए हैं। इसको 2 लेक्चर में हमने कवर किया है। इसके बाद हमने जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कवर करेंगे भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो पहले इसको कर लेंगे, फिर क्रोनोलॉजी बना के चलेंगे। ठीक है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो, पीडीएफ की नीड हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें जियोमॉर्फोलॉजी की, यानी जियोमॉर्फोलॉजी को हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी पर संचलन आपको देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है पृथ्वी के अंदर कैसे संचलन हो रहा है, जिसके कारण हमें सतह पर उसका परिणाम देखने को मिलता है। एक होता है पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर जो संचलन हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसके कारण जो हमें परिणाम देखने को मिलता है उसको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। और आंतरिक प्रक्रिया जो हो रही है उसे एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। जो स्लो मूवमेंट होता है वो किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, स्लो मूवमेंट यानी डायस्ट्रोफिज्म देखेंगे, यानी डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत देखेंगे। जैसे पर्वत निर्माण हुआ, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग हुआ, ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, ये सब बहुत धीरे धीरे गति से होता है। ठीक है। और एक होता है एंडोजेनिक प्रोसेस में ही आप देखेंगे सडन मूवमेंट होता है। जैसे बात करें ज्वालामुखी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये एकाएक आते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस में देखेंगे वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन आ जाएगा। तो ये आपको क्रोनोलॉजी भी दिमाग में रखनी है। हो सकता है कि क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2015 में, 2016 में, 2017 में भी नहीं आया। क्लैम्टोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं बात करें 2018 में पृथ्वी के निर्माण संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। से पूछा गया है कि ऑप्शन 1 देखिए, विचार करना है आपको, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड हर कुछ सौ, यानी हर कुछ 100,000 साल बाद जो है परिवर्तित हो जाती है। यानी नॉर्थ पोल का साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल का नॉर्थ पोल हो जाता है। ऑप्शन 2, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ठीक है। ऑप्शन 3, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने अब पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है दोस्तों, कभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो ये देखिए एक आर्टिकल छपा है, अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ड्रिफ्ट अगेन। ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है 5 अप्रैल 2025 का। इसके पहले भी उस टाइम में भी देखेंगे तो मैग्नेटिक पोल के शिफ्टिंग होने के कारण देखेंगे ये न्यूज में था। तो ट्रेडिशनल बुक और अप्लाइड जो करंट है उसको मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया। ट्रेडिशनल बुक से यहाँ से उठाया गया है कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर 2 में जाएंगे। इसमें पृथ्वी नाम से एक चैप्टर है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। और उसी में देखेंगे तो उसमें जो ऑप्शन 2 है, इसमें वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ पृथ्वी के बनने के साथ, ठीक है, उसके बारे में बातें की गई हैं। तो इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, और जियोस्ट्रॉफिक जो है भूगर्भिक जो होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल वो क्या होता है। तो देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है जस्ट रिवर्स होता है। जैसे अगर बात करें जो हमारे पृथ्वी का भूगर्भिक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वो इस तरीके से होता है। जस्ट इसका रिवर्स जो होता है वो नॉर्थ का साउथ हो जाता है और साउथ का नॉर्थ हो जाता है। सामान्य देखेंगे, सामान्य वर्तमान में आप देखेंगे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दिखा देगा, यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये क्या हुआ, बदल गया, उत्क्रमण यानी परिवर्तित हो गया है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इसी के बारे में पूछा गया है। अब दोस्तों बात करें, इसमें देखेंगे जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यानी एक ज्योग्राफिक साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। यानी आप देखेंगे
कनाडा से धीरे धीरे साइबेरिया की तरफ जा रहा है। अब इसका कॉज क्या होगा? अब मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या दिखाता है? तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है आप देखेंगे कंपास जो होता है उसका जो है नॉर्थ एरिया देखेंगे, जो सुई होती है वो नॉर्थ का एरिया दिखाती है, नॉर्थ की दिशा दिखाती है। उसके कॉज क्या होंगे, उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के अर्थ में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्रस्ट मेंटल कोर में हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो कोर होता है, आउटर कोर की बात करें तो वो लिक्विड में होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनर कोर में आप देखेंगे लोहे के तत्व पाए जाते हैं, और पृथ्वी देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ गति भी कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे डिवीजन दिए गए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सूर्य का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है। इसमें भी एक टाइम के बाद जो है आपको उत्क्रमण देखने को मिलता है। यानी आप देखेंगे अगर उत्क्रमण की बात करें तो लगभग हर 11 वर्ष में जो है सूर्य की अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बदलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये बात तो सही है कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर कुछ हजार साल बाद देखेंगे तो परिवर्तित हो जाता है, यानी नॉर्थ का साउथ हो जाता है, साउथ का नॉर्थ हो जाता है। अगर आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी सतह पर आकर इकट्ठा होता है। ठीक है, जैसे जैसे ज्वालामुखी आकर इकट्ठा होता रहता है वैसे एक परत बनती जाती चली जाती है। इनका अध्ययन किया गया दोस्तों। इनके अध्ययन से पता चला कि ज्वालामुखी के नज़दीक की जो चट्टानें हैं वो नवीन हैं, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो पुरानी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट डे में ज्वालामुखी हुआ है उसका नॉर्थ और साउथ पोल, और जैसे जैसे समय के साथ आप देखेंगे पुरानी चट्टानें मिलती जाएंगी, वहाँ पर रिवर्स यानी साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ देखने को मिलता है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ऑप्शन एक जो है वो सही है। ठीक है, अब ऑप्शन दो की बात करें, इसमें कहा गया है पृथ्वी जब 4000 बिलियन वर्ष से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो अगर बात करें दोस्तों पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की बात करें तो लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण चालू होता है, और ये भी एनसीईआरटी में दिया गया, वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, और इस समय देखेंगे तो पृथ्वी जो एक काक का गोला होती है वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता, लेकिन पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई वहाँ पर वायुमंडल बनता गया, और वो जो वायुमंडल बना दोस्तों तो ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों से बना, जिसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन आता है, सल्फाइड आता है, मीथेन आता है, जलवाष्प आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे वर्तमान में जो वायुमंडल में हमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, लेकिन उस टाइम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखेंगे तो 10 से 200 गुना आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता तो नहीं थी, लेकिन समय के साथ बीतता गया, लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले जो है जब प्रारंभिक जीवन वहाँ पर मौजूद हुआ और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो की बात करें दोस्तों, इसमें ऑप्शन दो जो गलत हो जाएगा, इसमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ऑप्शन तीन की बात करें तो ये जैसे जैसे वहाँ पर जीवन प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव थे उन्होंने अपने अनुसार जो है पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदला। ये बात भी सही है, यानी एक और तीन सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी के निकट देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, या नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, या साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, या रिवर्सल स्थिति में बात करें, नॉर्मल स्थिति में बात करें तो सूर्य से क्या निकलता है, सोलर फ्लेयर निकलते हैं। ठीक है, तो सोलर विंड निकलती है, इससे हमारी रक्षा करता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पृथ्वी का। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। और इन्हीं भूचुंबकीय तूफान को क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस, जो उत्तरी आप देखेंगे उत्तरी पोल पर और दक्षिणी पोल पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस आपको देखने को मिलती है, जो एक चमकीली घटना है। सन स्पॉट या सौर कलंक क्या होता है, जो सन स्पॉट होता है आप देखेंगे सूर्य पर इस तरह के काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जो सन स्पॉट होता है वो एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया होता है। ठीक है,
इससे क्या होता है, ये ठंडा क्षेत्र भी होता है जो जो गर्मी को सतह पर पहुंचने से रोकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया होता है, जितनी भी आसपास की गर्मी रहती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सीधे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें जाएंगे भौतिक भूगोल के सिद्धांत में, आप देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जिसमें हम आप देखेंगे भूगर्भ की जानकारी मिलती है, उसी में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे अर्थक्वेक चर्चा में है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके बारे में, और फिर हम लोग अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे। तो भूकंपी तरंगों की बात करें दोस्तों, तो इसमें लिखा है जो सिस्मोग्राफ होता है यानी भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित यानी उसमें दर्ज की जाती है। ऑप्शन 2, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा आगे पीछे कंपन करते हैं। पी मतलब प्राइमरी वेव में अलग अलग जो कण होते हैं उनकी जो गति होती है वो आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंग में कण जो कण के तरंग होते हैं यानी वेव की दिशा जो है समकोणीय होती है, ठीक है, समकोणीय होती है। ये आपको यानी ऊपर नीचे कंपन करते हैं। ये आगे पीछे कह रहा है, इस तरीके से कह रहा है, और एस वेव का कह रहा है ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो इसमें आपको सही बताना है। हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का हमने बताया था। वेव जो है दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी जो भूकंप वेव का संबंध है यानी अर्थक्वेक वेव का संबंध है वो मैकेनिकल वेव से संबंधित है, जिसके ऐसी वेव के लिए जो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, उसी में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दिया गया है, इस पहले क्लास में बात कर चुके हैं, तो इसमें बात करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। तो मैकेनिकल वेव में बात करें, एक होती है ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव अंदर तरंग। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो कंपन की दिशा आप देखेंगे तो ऊपर नीचे है, ठीक है, ऊपर नीचे है, ठीक है। और तरंग के संचरण की दिशा आप देखेंगे ये इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए डायरेक्शनल वेव में दिखाई देगी। वहीं अगर अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो इसमें देखेंगे या क्या होता है, यहाँ पर तरंग की दर जो तरंग की गति है, कंपन की दिशा है, वो आगे पीछे है, ठीक है। यानी एक होता है कंप्रेशन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी फैलता है सिकुड़ता है, तो आगे पीछे से कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव के बारे में आते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग केवल दृढ़ता के माध्यम से उत्पन्न होता है, यानी ठोस या तनाव डोरियों में आप देखेंगे द्रव की जो सतह होती है उस पर उत्पन्न किया जा सकता है। अब ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग को क्या कहते हैं, जल तरंग भी कहते हैं, और एस भूकंपी तरंग कहते हैं, या लाइट वेव भी कहते हैं। तो एक तो इसके दिशा के बारे में देखिए अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है और इसमें अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है। यानी पी वेव को कह रहा है अलग अलग कणों तरंग का प्रसार दिशा में आगे पीछे होता है, यानी आप देखेंगे इसमें फैलने और सिकुड़ने के कारण आगे पीछे होता है, जबकि एस तरंग की बात कर रहा है इसमें ऊपर नीचे होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिक जानकारी रखना। अब वहीं दोस्तों ये तो हमने ट्रांसवर्स वेव की बात कर ली। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो इसमें जो दबाव होता है यानी कंप्रेसर होता है, दाब और घनत्व सामान्य की अपेक्षा जो अधिक होता है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती है, और ये पी वेव का उदाहरण है। यानी पी वेव में आगे पीछे गति होती है, एस वेव में आप देखेंगे ऊपर नीचे गति होती है। अब इससे अगर ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना हो, पी वेव में आगे पीछे, एस वेव में ऊपर नीचे, तो इसमें ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और इस पहले पी वेव निकलने के कारण आप देखेंगे तो अगर सिस्मोग्राफ होगा तो उस पर जो है आपको सबसे पहले पी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले इसमें पी वेव ही देखने को मिलेगी, यानी भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व आप देखेंगे पी तरंग अभिलेखित की जाती है। क्यों? आप देखेंगे सबसे उत्पन्न होता है, एक होता है उसका फोकस यानी जिसे उद्गम केंद्र या अवकेंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, और भूकंप की उत्पत्ति होने के साथ उसके सीधे समकोण या ऊर्ध्वाधर पर जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है, यानी ईपी सेंटर की बात करें, अधिकेंद्र की बात करें, सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है।
तो कौन सा वेव आता है? प्राइमरी वेव आता है। इसको और हम क्लियर कर देते हैं। जैसे सेस्मिक वेव की बात करें, उसे बॉडी वेव और सरफेस वेव में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी वेव क्या होती है? यानी जो वेव आप देखेंगे जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी उद्गम केंद्र से ऊर्जा निकलने के साथ ही पैदा होती है बॉडी वेव। अगर वहीं सरफेस वेव की बात करें तो सरफेस वेव देखेंगे तो भूकंप निकलने के बाद आप देखेंगे पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वहाँ के यूपी सेंटर की बात, अधिकेंद्र की बात करें, अधिकेंद्र पर सबसे पहले जहाँ पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है वहाँ पर सरफेस वेव होती है। इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उन्हीं बॉडी वेव को सबसे पहले प्राइमरी वेव कहते हैं, यानी प्राइमरी वेव, और दूसरा सेकेंडरी वेव यानी एस वेव की बात कर रहा है। जो प्राइमरी वेव होता है वो अनुदैर्घ्य होता है, यानी सबसे पहले कौन सा वेव महसूस किया जाएगा सिस्मोग्राफ पर? पी वेव। उसके बाद देखेंगे वो एस वेव यानी ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा है। ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर बॉडी वेव की बात करें, बॉडी वेव की कुछ विशेषता है। जैसे उसकी गति हो गई, चलने की दिशा होगी, वो सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। पी वेव जो है सतह पर सबसे पहले पहुंचेगी, तो सिस्मोग्राफ सबसे पहले उसको अभिलेखित करेगा। ठीक है, यानी जैसे डेंसिटी और इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे उसकी गति बढ़ती जाएगी। एस वेव देखेंगे तो केवल ठोस मात्रा में चलती है, तो इस वजह से आप देखेंगे जो पी वेव की गति होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एस वेव की अपेक्षा। अब इसमें सेम आप देखेंगे पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव के बारे में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, इसको आपको देख लेना है। हालांकि अगर सर्वाधिक विनाशकारी वेव की बात करें तो सरफेस वेव सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर आप देखेंगे ईपी सेंटर तक पहुंचती हैं, जिसके कारण आप देखेंगे इनका जो पथ होता है यानी गति की होती है वो सबसे लंबा होता है, जिससे आप देखेंगे ये ईपी सेंटर सबसे बाद में पहुंचती हैं। और ये तरंग जो होती है लिक्विड में, पदार्थ में भी गुजर सकती है। इसी कारण आप देखेंगे सतह के समीप चलने के कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ वेव है, जैसे रेलिंग वेव है, ये भी एक सरफेस वेव है। हालांकि चलिए कोई पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें एक और दो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया। अब कुछ और बात कर ले भूकंपी संचरण के बारे में। तो भूकंप के बारे में रिवीजन कर रहे हैं, उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हाल फिलहाल में भूकंप न्यूज में है तो कहीं से भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करें दोस्तों, भूकंप देखेंगे तो 33 किलोमीटर की गहराई पर, यानी आप देखेंगे पृथ्वी को क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड किया जाता है। जितनी भूकंपी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी वो आप देखेंगे स्थल मंडल के आसपास देखने को मिलेगी। 33 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप की तरंग की गति अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, और उसका कारण क्या है? चट्टान जो होता है ज़्यादा डेंस होता है और उसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है, इसी कारण बढ़ जाती है। और जैसे 33 किलोमीटर के बाद आप 200 किलोमीटर की गहराई के बाद आते हैं तो वहाँ की तरंग की गति भी आपको बढ़ती हुई महसूस होती है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे 2900 किलोमीटर के बाद जैसे नीचे जाएंगे वहाँ तरंग की गति विलुप्त हो जाती है। क्यों? यहाँ पर कोर पाया जाता है, लिक्विड कोर जो है लिक्विड अवस्था में है, वहाँ पर एस तरंग जो है विलुप्त हो जाती है। अभी मैंने बताया क्यों एस तरंग कहाँ चलती है। तो आप देखिए जो एस तरंग होती है जिसे जल तरंग कहते हैं। ठीक है, एस तरंग जो होती है उसे जल तरंग भी कहते हैं। तो एस तरंग की बात करें वो कहाँ चलती है? केवल वो ठोस में चलती है, आप देखेंगे द्रव में नहीं चलती है। इसी कारण आप देखेंगे एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। पी तरंगे तेजी से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और यानी पी तरंगे ठोस द्रव गैस में दोनों में चलती है। जैसे जैसे आप देखेंगे ये तो 2900 किलोमीटर के बाद की बात की, अगर वहीं उसके ऊपर दोस्तों 100-200 किलोमीटर की बात करें, ठीक है मेंटल की बात करें, तो वहाँ पर गति कम हो जाती है। इसे लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप देखेंगे दुर्बल मंडल में आपको आंशिक रूप से पिघला हुआ चट्टान आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। हाँ, पी वेब शैडो जोन, एस वेब शैडो जोन, ये आपको ध्यान रखना है कि एस वेब क्यों बन रहा है। एस वेब के नेचर आप देख लेंगे कि कहाँ चलता है, लिक्विड में चलता है कि ठोस द्रव गैस में चलता है, पी वेव कहाँ चलता है। तो ये मैंने बता दी कि आप कॉमन सेंस से वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिएगा कि एस वेब शैडो जोन क्यों बन रहा है, यहाँ पर पी वेब शैडो जोन क्यों बन रहा है। ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा जो हमने बेसिक बताया है। कुछ बेसिक चीज़ें हो रहे हैं, जैसे अगर बात करें समान भूकंपी तीव्रता वाले एरिया को मिलाने वाले रेखा क्या कहते हैं? ठीक है, आइसोसेसिमल लाइन कहते हैं।
और वहीं भूकंपीय एरिया में एक ही समय पर आने वाले भूकंपों को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सहभूकंपी रेखा यानी होमोसेस्मल लाइन कहते हैं। ये चीजें ध्यान हो गई। अब बात करें वर्ल्ड का जो है विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन, बात करें अर्थक्वेक की, तो सबसे बड़ी जो है भूकंप की पेटी आप देखेंगे जहां पर 81% से ज्यादा भूकंप आते हैं, ये रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में आते हैं। जहां पर आप देखेंगे जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं अधिकतर देखेंगे ओशनिक प्लेटें हैं, और एक प्लेट दूसरे प्लेट के जो है नीचे सबडक्शन हो रहा है। और सबडक्शन क्या होता है? सबडक्शन सबडक्शन की बात करें दोस्तों, देखिए जैसे ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब जो भारी प्लेट रहेगी ओशनिक प्लेट वो नीचे जाएगी, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो दाब, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और प्रेशर बढ़ने के साथ धीरे धीरे तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के साथ ये चट्टानें गलेंगी, चट्टान गलने के साथ देखेंगे ये मैग्मा के रूप में ऊपर आने की कोशिश करेंगी, और ये इसे ही सबडक्शन जोन कहा जाता है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखेंगे सबडक्शन जोन में भूकंप प्लेटों के बीच आपन फिसलन होता है और प्लेट भीतर टूटती भी हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से आप देखेंगे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा सबसे ज़्यादा देखेंगे तो जो हिमालयन बेल्ट है और अल्पाइन बेल्ट है यानी मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है, जिसमें आप देखेंगे वर्तमान में म्यांमार में भूकंप आया है, वहाँ भी आप देखेंगे 17% भूकंप आप देखने को मिलते हैं। और जो तीसरा जो है मध्य अटलांटिक कटक की बात करें तो वहाँ पर 2 टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग विस्तृत होती हैं, यानी यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर का फैलाव हो रहा है और उसके कारण प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व में बहुत सारे प्लेट बाउंड्री पाई जाती है, वीडियो पॉज करके उनका नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है प्लेट बाउंड्री कौन सी कहाँ स्थित है ये पूछा जाए। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में देखेंगे भूकंप के जोखिम क्षेत्र को आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में 4 एरिया में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 5वां जो एरिया है वेरी हाई रिस्क जोन है जो रेड कलर से है, और उसके बाद देखेंगे लाइट कलर में देखेंगे तो चौथा जोन जो है वो भी हाई रिस्क जोन में आता है, हिमालयन क्षेत्र की बात कर रहा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात कर रहा है, और इसमें गुजरात का कच्छ देखेंगे तो ये जोन 5 में आता है। जोन 3 की बात करें, येलो की बात करें तो ये येलो वाला एरिया जो है जोन 3 में आएगा। जोन 2 की बात करें तो इधर देखेंगे साउथ इंडिया का कुछ भाग, और इधर आएंगे तो राजस्थान का एरिया कुछ भाग देखेंगे तो वो भी जोन 2 में आता है। इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये आपको देख लेना है। अब दोस्तों भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि जो बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी में पढ़ने में इसमें अलग अलग मिलेगी भी नहीं, और इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो भूकंप आने के कारण क्या है, एक तो नेचुरल कारण होता है, जैसे नेचुरल कारण में आप ज्वालामुखी हो गया, फॉल्ट और फोल्ड हो गया, ठीक है, यानी अगर बात करें कोई भू संतुलन की अवस्था है उसके कारण आता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण आता है, गैसों का फैलाव होता है उसके कारण आता है, मानव के द्वारा भूकंप आता है, जैसे अगर कोई रिवर है, नदी पर बांध बनाया गया है उसके टूटने से भी भूकंप आता है, एटॉमिक बॉम्ब के प्रयोग से भी भूकंप आता है। अदर की बात करें मेटेओर्स, मेटेओर्स से भी भूकंप आता है, जैसे पृथ्वी का रोटेशन या रिवोल्यूशन होता है उसके दौरान कोई भी आकाशीय पिंड पृथ्वी के संपर्क में आता है उसके प्रभाव से यानी नीचे गिरता है, जो पृथ्वी पर हलचल महसूस होती है उससे भी भूकंप आ सकता है। अब सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी की क्वेश्चन में बात की गई थी, तो सिस्मोग्राफ है क्या, यानी एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा भूकंपी तरंगों का अंकन किया जाता है, और यह यंत्र भूकंप के अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर पर लगा होता है। अभी मैंने बताया ईपी सेंटर पर लगा होता है जहां पर भूकंपी तरंगों की केंद्र की गति के प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी मिलती है, ठीक है, ये होता है सिस्मोग्राफ। और कुछ बात करें तो भूकंपी तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है, तो 2 तरीके से किया जाता है, एक तो मर्केली और दूसरा रिएक्टर पैमाना। मर्केली क्या होता है, इसे क्लोज एंडेड पैमाना कहते हैं, यानी ये तीव्रता को मापता है, और आप देखेंगे इसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। और वहीं रिएक्टर पैमाने की बात कहते हैं, इसे ओपन एंडेड कहते हैं, इसे मैग्नीट्यूड ये मापता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। यानी अगर बात करें तो जो भूकंप की घटनाएं होती हैं या तो उसे भूकंप की तीव्रता के अनुसार मापा जाता है, और अगर बात करें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की जो होता है मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के रूप में इसे यूज किया जाता है। यानी भूकंप के दौरान कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई
उसको मापने के लिए आप देखेंगे रिएक्टर पैमाने का यूज किया जाता है, जिसे 0 से 10 यानी ओपन एंडेड के रूप में यूज, यानी ये मान जो है बाद में बढ़ाया जा सकता है, 0 से 10, 11, 12 जो भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं क्लोज एंडेड का मतलब इसका मान बढ़ाया नहीं जा सकता, जिसे क्या कहते हैं, मर्केली स्केल कहते हैं। यानी तीव्रता का जो पैमाना होता है उसी घटना के कारण होने वाली जो क्षति होती है उसको मापा जाता है 1 से 12 के पॉइंट के बीच में, इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, इसलिए क्लोज एंडेड कहते हैं। अब इसे देखिए, अभी मैंने बताया कि भूकंप आने के कारण क्या है, तो इसमें देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, आप देखेंगे पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है, गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें देखेंगे 6 जो है ये गतिशील परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब जो न्यूज की बात कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में देखेंगे तो म्यांमार में जो है अर्थक्वेक आया है, न्यूज़पेपर में चल रहा है। और ये अर्थक्वेक का कारण क्या है, अर्थक्वेक का कारण देखेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग है, यानी फॉल्ट। और फॉल्ट लाइन कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा जो प्लेट का मूवमेंट होता है, एक तो होता है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आ रही है, एक होता है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के दूर जा रही है, एक होता है ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के पैरेलल जो है फ्रिक्शन करती हुई चलती है, यानी फॉल्ट बनाती है। ठीक है, अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझना है। ठीक है, यानी भूकंप आने के प्रकार में आप देखेंगे फॉल्ट जोन का विकसित होना भी होता है, जिस ठीक है ज्वालामुखी होता है, मानव प्रेरित भूकंप होता है। तो म्यांमार में आप देखेंगे जो अर्थक्वेक आया है वो एक प्लेट दूसरे प्लेट की जो है आप देखेंगे फ्रिक्शन के कारण देखेंगे एक प्लेट का इधर मूवमेंट हो रहा है, एक इधर का, तो फॉल्ट बन रहा है, इसके कारण भूकंप आया है। करंट की न्यूज है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने मानवीय सहायता उपलब्ध करवाई, जिससे देखेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा कहा गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाजों सतपुड़ा, सावित्री, कारमुक स्वदेश निर्मित क्या है, मिसाइल कार्बेट है, और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी या दूसरा जो है आप देखेंगे LCUMK 4th वर्ग का है, जो आवश्यक राहत सामग्री के साथ यंगून म्यांमार के लिए भेजा गया। ऑपरेशन ब्रह्मा ध्यान रखिएगा, म्यांमार में अर्थक्वेक में सहायता पहुंचाने के लिए यूज किया गया। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि ज्वालामुखी के उद्गार से यानी ज्वालामुखी विस्फोट से जो है हमको क्या क्या उत्पाद मिलता है। यहाँ पर पायरोक्लास्टिक मलबा, राख, धूल, नाइट्रोजन की यौगिक, सल्फर यौगिक। ये भी सीधे आप देखेंगे NCERT के पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक टॉपिक है ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित उत्पाद। तो यहाँ पर देखेंगे जो लावा का प्रवाह होता है उसमें जमे हुए टुकड़ों में यानी मलबा, यानी आप देखेंगे पायरोक्लास्टिक डिब्री, और ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैस में क्या है, नाइट्रोजन की यौगिक, सल्फर की यौगिक, और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन शामिल है। ये हमको क्या है मिलते हैं, ज्वालामुखी जो खंड है वो मिलते हैं, राख, धूल, ये सब सारी चीज मिलती है, यानी सभी चारों ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी विस्फोट से कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट से 99% जो है आप जलवाष्प देखने को मिलता है वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, HFL की बात करें, अदर गैसेस देखने को मिलती है। लावा में देखेंगे सबसे पहले अम्लीय लावा की बात कर लेते हैं। अम्लीय लावा या मिश्रित या स्ट्रेटो ज्वालामुखी लावा कहते हैं इसे। ये क्या होता है, अत्यधिक चिपचिपा होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, हल्के रंग का होता है, कम घनत्व वाले, सिलिका की यहाँ पर उच्च मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये धीरे धीरे बहते हैं, चिपचिपा होने के साथ धीरे धीरे बहते हैं, और अक्सर देखेंगे ये लावा का जो प्रवाह होता है एक पहाड़ यानी पर्वत के रूप में बनते जाएं, ज़्यादा एरिया में ये फैलते नहीं। ठीक है, यानी इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शंख रूपी अस्खलित आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर जो ज्वालामुखी का वेंट होता है, यानी कोई ज्वालामुखी उद्गित निकल रही है, ज्वालामुखी का ये मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है, अब ज्वालामुखी का जो वेंट होता है वहाँ से तेजी का उसका जमना चालू हो जाता है बाहर निकलने वाला। अगर वो रुक जाए, यानी ये वेंट जो होगा, ज्वालामुखी का क्षेत्र है, यहाँ वेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर किसी कारणवश रुक जाए तो यहाँ पर देखेंगे प्रेशर की वजह से यहाँ पर विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, और जो भी कैरेबियन आइलैंड है, लेसर एंटीलीज है, वहाँ पर आप देखेंगे माउंट पेली आपको देखने को मिलेगी, वो सब क्या है, अम्लीय लावा के उदाहरण है।
एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पर आपको अम्लीय लावा देखने को मिलेगा, या जहाँ जहाँ पर अभिसारी प्लेट सीमा, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के सामने आ रही है, एक प्लेट दो प्लेटों का जो है आप देखेंगे मिलन हो रहा है, विनाश हो रहा है, यानी जिसे विनाशी प्लेट कहते हैं, वहां पर आपको अम्लीय लावा देखने को मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, बेसिक या बसाल्टिक लावा। और ये लावा आप देखेंगे जहां जहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, यानी अभिसारी एंड डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री में ये लावा आपको देखने को मिलेगा। बेसिक यानी क्षारीय लावा, ठीक है। ये सबसे गर्म लावा होता है। यहाँ पर देखेंगे जो लावा होता है अत्यधिक तरल होता है, अगर तरल है तो जस्ट उसके रिवर्स काम करेगा, यानी वो जो था अम्लीय लावा वो गुंबद नुमा संरचना बनाती थी, पर्वत बनाती थी, लेकिन अब बेसिक लावा की बात करें तो ये पठारी एरिया बनाती हैं, बहुत दूर में ये विस्तृत हो जाती हैं। जैसे आयरलैंड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक लावा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ज़्यादा, इसका गाढ़ापन बहुत कम होता है, और ये इनके फैलने से जो है पठार की संरचना बनती है। और इसमें आप देखेंगे ये बहुत गहरे कलर के होते हैं। बेसाल्टिक लावा की बात कर रहे हैं, इसमें लोहे मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आप देखेंगे अगर लोहे मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है तो यहाँ पर धात्विक खनिज भी सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, जिस एरिया में जो है बेसिक यानी बेसाल्टिक लावा का आपको प्रसार देखने को मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसाल्टिक लावा जो विस्फोटक नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपने आप से निकलते हैं, आराम से फैल जाते हैं, ठीक है। जो इंसान जहाँ फैल जाए वो ज़्यादा विस्फोटक नहीं होता, इतना ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखें कुछ यहाँ पर ज्वालामुखी के एरिया दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। और यहाँ पर कुछ मेजर एक्टिव ज्वालामुखी हैं जिनके नाम आपको देख लेने हैं कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, कौन से महासागर में, कौन सा देश में स्थित है, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे लैंडफॉर्म के बारे में दिया गया है, ज्वालामुखी लैंडफॉर्म के बारे में दिया गया है। इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे भूकंप के प्रभाव के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया, इसको भी आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमने भूकंप और ज्वालामुखी देख लिया। 2024 में देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है और अप्लाइड है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। बहुत ही बेसिक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, ठीक है। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक है वर्षा, ठीक है। यानी कथन एक में कहा गया है जो चट्टान होते हैं, रॉक होते हैं, उनमें जो आपको वेदरिंग देखने को मिलती है उसका एक कारण क्या है, वर्षा। अब वेदरिंग क्या होती है वो आपको हम बताते हैं आगे। कथन दो दिया गया है, वर्षा के जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है, ऑप्शन 3। वर्षा के जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है। कौन सा कथन सही है? तो ये भी आप सोर्स देखेंगे तो भौतिक भूगोल का इकाई 3 है, जिसमें भू आकृतियों नाम से एक टॉपिक है, जिसमें चैप्टर 5 में आप देखेंगे भू आकृति प्रक्रियाएं यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात की गई है। उसी में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक्सोजेनिक प्रोसेस है। एक्सोजेनिक प्रोसेस में आप देखेंगे तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में जो डेनोडेशन की प्रक्रिया हो रही है उसमें अपक्षय भी है। यानी अपक्षय क्या होता है, आप देखेंगे डेनोडेशन को आप देखेंगे यानी अनाच्छादन प्रक्रिया को जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक अपक्षय होता है, एक बृहत संचलन होता है, एक अपवर्तन होता है। अपवर्तन या परिवहन जिसे कहते हैं, ये क्या है, गतिज ऊर्जा इसमें होती है। और बृहत संचलन यानी बृहत संचलन में एक भारी मात्रा में जो चट्टानों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चट्टानें जो नीचे आती हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण काम करता है। और वेदरिंग यानी अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का अपनी जगह पर टूट फूट के जो है बिखरना, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है अपनी जगह में, तो उसे क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। इन्हीं चट्टानों का जब गतिज रूप यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टान ढलान से नीचे आती हैं तो उन्हें ही आप देखेंगे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हें ही आप बृहत संचलन यानी मास वेस्टिंग कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों का जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और टूटने के साथ जल के साथ घुल के जो है आगे बढ़ना, इसे क्या कहते हैं, इरोजन यानी अपवर्तन कहते हैं। इरोजन क्या है, एक गतिज प्रक्रिया है। अपक्षय क्या है, एक स्थैतिक प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में भी दी गई हैं, यहाँ पर भी आपको देख लेना है। कहने का मतलब आप देखेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात करें
जो विलयन होता है घोल होता है, यानी अगर बात करें जो रासायनिक अपक्षयन होता है यानी केमिकल वेदरिंग होती है। यहाँ पर देखेंगे तो वेदरिंग के टाइप दिए गए हैं, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, और यहाँ पर केमिकल वेदरिंग की बात किया है। तो केमिकल वेदरिंग में देखेंगे तो कार्बोनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, शैलों के अपघटन, विलयन और न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। यानी आप देखेंगे ऑक्सीजन जो होता है वो धरातली सरफेस जो जल होता है, यानी अगर सरफेस वाटर की बात करें और मृदा जल की बात करें, अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का जो है टूटना होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल और वायु, यानी जल और वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान, सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति के लिए आवश्यक है। यानी वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे पशुओं के अपघटन में भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। तो यही एनसीईआरटी की लाइन और सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि कई खनिज जल द्वारा घोले जाते हैं, विशेषकर तब जब वर्षा होती है और इसमें इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि उसे एक दुर्बल अम्ल बना देती है। चूना पत्थर वाले क्षेत्र में विलयन सबसे अधिक शक्तिशाली अपक्षय प्रक्रिया होती है, क्योंकि वर्षा जल कैल्शियम कार्बोनेट से होकर गुजरता है, उसे घोल देता है। चट्टान मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ बह जाता है और चट्टान की जो दरार होती है उसमें तेजी से बढ़ती जाती है, जिससे आप देखेंगे तो गुफाओं और मार्गों में पूरी प्रणाली नष्ट हो जाती है। यद्यप चूना पत्थर एकमात्र चट्टान नहीं है जो विलयन से जो ग्रसित होता है, सभी चट्टानें कुछ हद तक विलयन से प्रभावित होती हैं। इसलिए देखेंगे तो कथन दो सही है और एक की व्याख्या भी कर रहा है। वहीं ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण की बात करें तो वायुमंडल के संपर्क में घुली हुई ऑक्सीजन सभी प्रकार के वर्षा जल और सतही आपूर्ति जल में मौजूद होती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 दोनों सही हैं और दोनों एक की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन एक सही हो जाएगा। और वहीं ग्राउंड वाटर की बात करें, कुछ लैंडफॉर्म की बात करें, जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करें तो सिंक होल ग्राउंड वाटर के कारण यानी धरातली जल के कारण देखेंगे सिंक होल संरचना आपको देखने को मिलेगी। इसे क्या कहते हैं? सिंक होल। ये सरफेस वाटर यानी सॉरी ग्राउंड वाटर के कारण ये बनता है, ठीक है। वहीं एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी स्टेगलेटाइट, स्टेगलेमाइट, ठीक है, ये एक लाइमस्टोन केव है, ठीक है, यानी कास्ट टोपोग्राफी से कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी के अंतर्गत स्टेगलेमाइट, स्टेगलेलाइट आता है। स्टेगलेलाइट क्या होता है? जैसे देखेंगे ये यहाँ पर रिस कर जो है ग्राउंड वाटर जो पानी होता है ये गुम्बद नुमा संरचना छत से लटकी हुई बनाए देता है चूना पत्थर, ठीक है। और जो नीचे जमता है ये ग्राउंड वाटर से देखेंगे तो रिस कर जमता है, इसे स्टेगलेमाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, बस आपको इतना याद रखना है। और ग्राउंड वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म में सिंक होल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। 2024 का एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्षेत्र दिया गया है, पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है, पर्वत के प्रकार दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें मध्य एशिया में वासेज वलित पर्वत है, यूरोप में आल्प्स ब्लॉक माउंटेन है, उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन वलित पर्वत है, दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत है। तो आप देखेंगे विश्व में बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, कुछ फोल्ड माउंटेन है, कुछ ब्लॉक माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन जहाँ तक बात किया है, फोल्ड मतलब नवीन पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, ठीक है, यानी जो टेक्टोनिक बलों के कारण जो है उनके फलन वलन की प्रक्रिया के द्वारा जैसे बने हैं, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, एंडीज, ये क्या है? फोल्ड माउंटेन के उदाहरण। अगर वही दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन की बात करें, ब्लॉक पर्वत की बात करें, जो फॉल्ट के रेखाओं द्वारा देखेंगे समानांतर, जैसे हमने फॉल्ट की बात की, उनके द्वारा उनके फॉल्ट के कारण चट्टान के उठने या बैठने से जो पर्वत का निर्माण हुआ है, जैसे सियरा नेवादा में अगर हॉर्स माउंटेन की बात करें। एक दूसरा पर्वत होता है ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, ठीक है, यानी ज्वालामुखी यानी अम्लीय ज्वालामुखी से जो पर्वत का निर्माण हुआ होता है, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी, ये सब क्या है? ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। वहीं अगर बात करें पठारी पर्वत, यानी आप देखेंगे अभी मैंने बताया
कि क्षारीय मैग्मा के निकलने से जो पठार का निर्माण होता है उसे पठारी पर्वत कहते हैं। जैसे कोलोराडो का पठार होगा, डेक्कन का पठार होगा, ये क्षारीय मैग्मा के विस्तार से बनता है। ठीक है, तो इसमें हम पर्वत की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फोल्ड माउंटेन के यहाँ पर, जैसे अब रॉकी हुआ, एंडीज हुआ, अपलेशियन माउंटेन हुआ, ये सब, और इसके एटलस हुआ, यूराल हुआ, तिएनशान हिमालय हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपको फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। वहीं ब्लॉक माउंटेन की आप देखेंगे तो वॉसेस हुआ। ठीक है, जर्मनी में आप देखेंगे तो कुछ आपको ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो ये सब ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब इसमें क्या सही है, तो देखिए एंडीज, एंडीज देखेंगे साउथ अमेरिका में एक क्या है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत जो है एक प्राचीन फोल्ड माउंटेन है जो आपको देखेंगे उत्तरी अमेरिका में मिलता है। आल्प्स देखेंगे, आल्प्स जो है ये एक ब्लॉक पर्वत नहीं है, बल्कि आप देखेंगे यूरोप में स्थित क्या है, ये भी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहीं वॉसेस की बात करें, वॉसेस देखेंगे तो ये मध्य एशिया में स्थित नहीं है, यूरोप में स्थित है। ठीक है, और ये एक फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, इसलिए 3 और 4 केवल 2 ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, यहाँ पर विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला के बारे में दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। 15 क्वेश्चन पूछा गया है, इसको 2 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपने